Hi everyone, welcome to the another episode of विज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना डिस्कशन सेंटर ऑफ मास का। जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में अभी तक पढ़ा था, हम लोग उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या करा था आपको पता है? हम लोगों ने डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, है ना? और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, करेक्ट? आई हैव गिवन यू गाइस द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग बेसिकली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, उसी के पार्ट को पूरा अच्छे से समझेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? कंटिन्यूअस मास सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टुडे वी गोना कंप्लीट दिस 100%। अब एक चीज देखो, समझो, सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, यानी उसमें फॉर्मूले ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है बहुत। तो क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, तो इसमें थ्योरी बहुत कम है। ठीक है, तो आपको ये ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको ये अगर दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है, अगर आप सेंटर ऑफ मास पहली बार पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें थ्योरी क्यों नहीं आप पढ़ा रहे हो, तो बेसिकली इसमें ज्यादा थ्योरी, ज्यादा डेफिनेशन है नहीं, और उसका आपको कोई काम भी नहीं है। ठीक है, ज्यादातर शेप्स एंड ज्योमेट्रीज हैं और उनकी हमें सेंटर ऑफ मास निकालनी है और उनकी थ्योरम्स हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज रिकैपिचुलेट करवा देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कंटिन्यूअस मास पढ़ा था। उस कंटिन्यूअस मास में हम लोगों ने क्या क्या निकाला था? सबसे पहले हम लोगों ने आरसीएम का फॉर्मूला निकाला था, और क्या बोला था मैंने? आरसीएम का फॉर्मूला इंटीग्रल आर डी एम बाई इंटीग्रल डीएम। ठीक है, दूसरा क्या फॉर्मूला निकाला था? दूसरा निकाला था एक्ससीएम का। ये था पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, और ये एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या था? ये था एक्स कोऑर्डिनेट। ये मैं अभी रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है, पिछले सेशन का रिकैप है। और अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है, यानी पहला लेक्चर सेंटर ऑफ मास का, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एक्स सी एम क्या था? इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। ठीक है, अब इंटीग्रल डी एम कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रल डी एम निकालने के लिए भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। डी एम इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा डी एक्स। ठीक है, अब ये तो था लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे क्या हो गया? जैसे वायर हो गया, रॉड हो गया। ये रॉड वन डायमेंशनल है, कोई वायर है वो वन डायमेंशनल है। बट अगर मान लो अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो कि टू डायमेंशनल हो, जैसे शीट। ठीक है, तो उसमें हम लोग डीएम कैसे निकालेंगे? तो डीएम फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज सिग्मा इंटू डी ए, जहाँ पे सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डी ए इज द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? ये शीट्स के लिए है, या फिर किसी भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर किसी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। अब अगर मान लो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, अब अगर मान लो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ जाए, तो डीएम क्या हो जाएगा? रो इंटू टीवी। ठीक है, ये क्या हो गया? डेंसिटी, और ये क्या हो गया? वॉल्यूम, है ना? ये किसके लिए है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का क्या होता है एग्जांपल? क्यूबॉइड हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड हेमीस्फीयर हो गया, सॉलिड कोन हो गया। ये सारे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गए, तो उनके लिए भी डीएम की वैल्यू हम निकालना सीख सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं बेसिकली, और ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों। इन दोनों फॉर्मूले का आज हम लोग उपयोग करेंगे क्लास में, यानी इसका और इसका। और इस फॉर्मूले का हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एप्लीकेशन देखा था। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आज हम लोग करेंगे कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास क्या क्या होता है। ठीक है, जो हमारी सबसे पहली टॉपिक है आज की क्लास की, वो होगी कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, COM of
डिफरेंट ज्योमेट्रीज या ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर देखो मैं डेरिवेशन तो करवाऊंगा नहीं, डेरिवेशन आपके जेई के पर्सपेक्टिव से कुछ रिक्वायर्ड है नहीं, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज के कहाँ कहाँ पर होते हैं। अगर आपको डेरिवेशन देखना है आप एनसीईआरटी में जा सकते हो या किसी भी टेक्स्ट बुक में जाकर डेरिवेशन को रेफर कर सकते हो। और अगर आपको उस डेरिवेशन में कोई डाउट होती है समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। और मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ, tejas@gmail.com। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे मेरे को ईमेल कर दो अपने डाउट, मैं इस पे देख लूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं करवा रहा। और ये ईमेल आईडी जो है ना मेरी, ये आपको वहां पे मिल जाएगी चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा क्योंकि जेई के पर्सपेक्टिव से अपन पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। डेरिवेशन आप अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक या किसी भी टेक्स्ट बुक को रेफर कर लीजिए। आई एम जस्ट गोना टेल यू कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होती है। ठीक है, जैसे पहला अगर हम ले सेमी सर्कुलर रिंग, पहला अगर अपन ले रहे हैं सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग किस तरीके का होता है? काइंड ऑफ इस तरीके का। ठीक है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। रिंग का मतलब क्या है कि मान लो कोई वायर है उसको हमने बेंड कर दिया है सेमी सर्कुलर फॉर्मेट में। ठीक है, कोई वायर है उसको हमने बेंड कर दिया है सेमी सर्कुलर फॉर्मेट में। अब अगर मैं इसके दो एक्सेस बनाऊं, एक ये एक्सेस हो गया और एक ये तो डॉटेड लाइन है येलो वाला, वो दो एक्सेस है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहीं यहाँ पर होगा। इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा COM, वो कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सेंटर से, वो होगा 2r/पाई। यानी एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 2r/पाई। और एक चीज याद रखना, दिस इज लीनियर। लीनियर मतलब ये एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, यानी एक वायर था या एक रॉड था जिसको बेंड कर दिया हमने सेमी सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो इट इज लीनियर। अंदर में ये कुछ नहीं है, अंदर हॉलो है, बस ऊपर की आउटर बाउंड्री है, इसकी ऊपर की आउटर बाउंड्री है। और इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? अगर मान लो इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस कैपिटल आर है तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2r/पाई। 2r/पाई। वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो एंड इसको नोट डाउन करो। ओके, पॉज क्या करोगे, मैं ही रुक गया पानी पीने के लिए। ठीक है, अब अगर देखते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें। डिस्क मतलब अंदर में हॉलो नहीं रहेगा, अंदर में सॉलिड हो गया, फिर सीमेंट से मान लो भर दिया इसके अंदर के पार्ट, तो सेमी सर्कुलर डिस्क। सेकेंड क्या? सेमी सर्कुलर डिस्क। मान लो उसका रेडियस आर है। ठीक है, मान लो इसका रेडियस क्या है? आर, कैपिटल आर। ओके, तो ये भी किस तरीके का होगा बच्चे? ये किस तरीके का सेमी सर्कल होगा? ये इसका एक्सिस होगा और ये अंदर में सॉलिड होगा, यानी ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर हॉलो नहीं है, अनलाइक सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास हमने अपने को निकालना है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका होता है फॉर्मूला 4R/3 पाई। 4R/3 पाई, ये होता है इसका सेंटर ऑफ, ये होता है इसका सेंटर ऑफ मास। ओके, यानी रेडियस आर। ओके, थर्ड होता है हेमीस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। इसको नोट डाउन कर लेना सब लोग, 4R/3 पाई को। जैसे जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूँ पॉज कर करके नोट डाउन करते जाओ, बिकॉज आगे चल के अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हेमीस्फेरिकल शेल अगर ले, अगर बात करें हेमीस्फेरिकल शेल की, जिसका अगेन रेडियस कैपिटल आर है, तो ये किस तरीके का दिखेगा?
मैं कोशिश करता हूँ ड्राइंग बनाने की, पता नहीं कैसा बनेगा। इस तरीके का होगा ये, उल्टा कटोरा समझ लो। जो आप कटोरा है ना जिसमें आप दूध रोटी खाते हो या ओट्स खाते हो या जो भी चौकोस वॉकोस खाते हो, तो ये उल्टा कटोरा है। ये नीचे में अंदर में इसके हॉलो है, बस ऊपर में बाउंड्री है। ठीक है, इस तरीके की कटोरे को उल्टा समझ लो ना। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये एक ऐसे और ये एक एक्सिस ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, और वो होता है R/2। वेरी सिंपल, R/2। याद रखना ये हॉलो है, देखिए मैं बता चुका हूँ कटोरा। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर हिंदी में कटोरा, या जिसमें आप लोग जो भी अपना स्नैक्स या दूध वूध पीते हो या जो भी है दूध रोटी ये सब खाते हो। ठीक है, तो अगर इसका रेडियस आर है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, R/2। R/2, इसको भी लिख लो फटाफट। अब सॉलिड हेमिस्फेयर, अगर सॉलिड हेमिस्फेयर की बात करें, चौथा इज सॉलिड हेमिस्फेयर। इसकी भी रेडियस कैपिटल ले लेते हैं ना। अब उतना बार बार तुम्हें क्या ही बताना, इसकी रेडियस क्या हो गई, कैपिटल आर। ये क्या ओपन हो गया भाई। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, सॉलिड हेमिस्फेयर का मतलब कि अंदर भी सॉलिड है, अंदर भी सीमेंटेड है, अंदर भी सीमेंटेड है और बाहर भी सीमेंटेड। ठीक है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है, याद रखना। तो एक एक्सिस इसका ऐसे, एक एक्सिस इसका ऐसे जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, और सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3R/8। 3R/8, इसको भी नोट डाउन कर लो। नोट इट डाउन माय डियर 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 फ्रेंड्स, नोट इट डाउन। 3R/8। ठीक है, वीडियो पॉज करके कर लेना, तो मैं यहाँ पर तो रुक नहीं सकता ना। ठीक है, पांचवा होता है हॉलो कोन। हॉलो कोन, ठीक है, अब कोन बनाना पड़ेगा। इसमें चित्रकारी पूरी है बच्चों, चित्रकारी पूरी है। वो जो बर्थडे में कैप नहीं पहना देते थे बचपन में मम्मी पापा, कैप जो नहीं रहता था ऐसा ट्रायंगुलर, कोनिकल, कोनिकल कहेंगे उसको, तो ट्रायंगुलर क्या ही बोल रहा हूँ मैं। मतलब आपके लेमैन भाषा में ट्रायंगुलर, बट होता वो कोन है। इस तरीके का, ये टोपी रहती है बट अंदर से खाली रहता है, जिसमें आपका सर जाता है। अगर अंदर से भरा रहेगा तो आपका सर कैसे जाएगा, इसी में आप अपना पहनते हो, सर के अंदर डालते हो इसको, तो ये अंदर से क्या रहता है, हॉलो। तो इसको हॉलो कोन कहेंगे। अब इसकी एक्सिस बना देते हैं, एक एक्सिस ये जा रहा है, ठीक है, एक एक्सिस ऐसे जा रहा होगा। अब मान लेते हैं अगर इसकी हाइट h है, कोन की हाइट कितनी है, मान लो h है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा H/3। उसका फॉर्मूला होगा H/3। क्या होगा, H/3, कोन के हाइट का 1/3। कोन के हाइट का 1/3। कैसा कोन, हॉलो कोन, यानी आपका बर्थडे कैप, यानी आपका बर्थडे कैप, है ना। खुश हो जाओ, याद आ जाएगा। पहले तो गिफ्ट्स भी मिलती होंगी ना बर्थडे में, अब तो वो भी नहीं मिल रहा होगा, अब तो वो सब मिलना बंद हो गया होगा ना, गिफ्ट उफ्ट। हमें भी नहीं मिलती अब तो, बड़े हो गए अब तो, है ना। सिक्स्थ, सॉलिड गोल। पहले जन्मदिन का इंतजार होता था, अब तो लगता है बस उम्र बीती जा रही है बच्चों, है कि नहीं। सॉलिड कोन में क्या है कि अब आप टोपी पहन नहीं सकते, हमने क्या कर दिया, सीमेंटेड कर दिया, अंदर में सीमेंट भर दिया इसके हॉलो कोन के, तो अब ये भी सॉलिड हो गया, और ऊपर वाला भी सॉलिड ही था। ठीक है, ये क्या हो गया, सॉलिड। अब अगर इसकी हाइट h है, और अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा H/4। इसका सेंटर ऑफ मास होगा H/4, यानी कोन, सॉलिड कोन के टोटल हाइट का 1/4। सॉलिड कोन के टोटल हाइट का 1/4। उसमें था हॉलो कोन के टोटल हाइट का 1/3,
सॉलिड कोन में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सॉलिड कोन के टोटल हाइट का 1/4। ठीक है, ये भी लिख लेना, ये और ये दोनों लिख लेना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, 7वां और 8वां, ये दोनों बहुत कम यूज होते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं अभी तक जेई मेंस में। ठीक है, पहला है सर्कुलर आर्क, बट क्योंकि ये लेस पॉपुलर है, इसीलिए इससे क्वेश्चन मुझे तो लगता है कि कभी जेई का मूड बदलेगा और भर भर के दे देंगे 2-3 क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चे इसकी ज्यादा तैयारी करते नहीं है, बच्चे इसको ले लेते हैं लाइटली। क्योंकि अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखी जाए जेई की, तो जेई ने सर्कुलर आर्क से क्वेश्चन पूछा नहीं है ज्यादा। तो ऐसे टॉपिक पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए जिससे कम क्वेश्चंस पूछे गए हो, बिकॉज वो कभी भी आ सकते हैं। बिकॉज वही तो गेम है ना, आपका कम मार्क्स लाने के लिए कि आप एग्जाम में खराब परफॉर्म करो, यही तो जेई चाहता है। या ये तो कोई भी एग्जाम का मोटो होता है, अगर सारे बच्चों को उनको पास ही करवाना होता तो एग्जाम ही क्यों ले रहे होते, है ना? दे ओनली वांट गुड स्टूडेंट्स। तो अगर आपको उनको फिल्टर आउट करना है तो वो ऐसे टॉपिक देंगे जो उन्हें पता है कि आप इंटेंशनली छोड़ कर आओगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा कि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, सर्कुलर आर्क को लेस पॉपुलर, लेस फ्रिक्वेंटली यूज टॉपिक है जेई के लिए, बट आ सकता है। तो इसका शेप इस तरीके का होता है। ठीक है, ये मान लो कोई रॉड था, इस तरीके से इसको बेंड कर दिया ना सर्टेन एंगल पे, ऐसे ऐसे। ओ यार, ये क्या ही बना रहा हूँ मैं, कितनी गंदी ड्राइंग है मेरी, माफ करना बच्चों। आई नो आपके सर की ड्राइंग बहुत घटिया है। ऐसे ही बना देते हैं, हाँ। तो एक रॉड को ऐसे बेंड कर दिया आपको सर्टेन एंगल। ठीक है, ये अगर सेंट्रल एक्सिस है बच्चों, ये एंगल अगर थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड रेडियस ये वाला जो है, ये डिस्टेंस है आर, रेडियस है आर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो होता है आर साइन थीटा अपॉन थीटा। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? आर साइन थीटा अपॉन थीटा, यानी एक्स सी, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर साइन थीटा अपॉन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? देख लो डायग्राम में गिवन है। थीटा कौन सा है? ये वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, जो सेंट्रल एक्सिस के इधर और उधर है, थीटा। अब अगर इसी के अंदर मैं सीमेंट भर दूं और इसको मैं सर्कुलर प्लेट बना दूं, सर्कुलर आर्क की जगह अगर मैं इसको सर्कुलर प्लेट बना दूंगा ना, ये इस तरीके का तो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक प्लेट है। अब इसके अंदर से जो एक्सिस जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। ठीक है, ये कैपिटल आर है अगर, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 कैपिटल आर साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। 2 कैपिटल आर साइन थीटा अपॉन 3 थीटा, 3 थीटा। ओके, देख लो इसको, बहुत कम क्वेश्चन आए इससे जेई में, बट मुझे तो लगता है कि कभी जेई धोखा ना दे दे, तो तैयारी तो कर लेनी चाहिए। ऐसे भी यार, फिजिक्स से 24-25 क्वेश्चन रहेंगे। अब उन 25 क्वेश्चन में फिजिक्स के इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन तो आएंगे मोस्टली हर टॉपिक से। कुछ टॉपिक हाई वेटेज होंगे तो उनसे ज्यादा आ सकते हैं, प्रोपोर्शन उनकी ज्यादा हो सकती है, बट पढ़ना तो हमें सब है, क्योंकि हमें क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो टॉपिक तो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सोच के बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि इसका वेटेज कम है, इसका वेटेज ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि वेटेज के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँ। फिजिक्स पढ़ाने बैठा हूँ, फिजिक्स सिखाने बैठा हूँ, फिजिक्स सीख जाओगे तो दुनिया का कोई भी एग्जाम जो फिजिक्स से रिक्वायर्ड है वो निकल जाएगा विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके, ठीक है। अब नॉर्मा शेप, पता नहीं ये आप लोग को स्कूल में बताया भी गया है कि नहीं, बट ये आईआईटी के परस्पेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस के ट्रायंगुलर शीट। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल है, वो एक सॉलिड है, मतलब उसके अंदर सीमेंट है, सीमेंटेड ट्रायंगल। ओके, अब मान लो इसका एक है x1 y1 कोऑर्डिनेट, दूसरा है x2 y2, और तीसरा कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना,
ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास जो होता है COM lies on centroid of the triangle, lies on centroid of the triangle। यानी जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा बच्चे, उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3y3। सेंट्रॉइड ट्रायंगल का तो पता ही है ना कैसे निकालते हैं, यही तो होता है फॉर्मूला, y1 प्लस y2 प्लस y3y3। x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है, इसमें डालो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास इस तरीके से निकलता है, इट लाइज ऑन दी सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। कुछ भी करके निकाल लो, ठीक है, निकल जाएंगी चीजें, कुछ भी करके निकाल लो, निकल जाएंगी चीजें। कूल एवरीवन, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलो अब एक तुच्चा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक छोटा सा क्वेश्चन, आसान से लेवल का। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस r, रेडियस r, ठीक है, प्लेस्ड in the first quadrant, placed in the first quadrant of a Cartesian coordinate system, of a Cartesian coordinate system with center at origin, with center at origin। मैंने जैसा बताया है सेंटर ऑफ मास के हर क्वेश्चन में ओरिजिन शुड बी स्पेसिफाइड, इसके बिना सेंटर ऑफ मास निकाल ही नहीं सकते। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, कोऑर्डिनेट्स बताओ सेंटर ऑफ मास का, एक क्वार्टर रिंग का, एक क्वार्टर रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी एक रिंग का 1/4, रिंग का 1/4 हिस्से का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है जिसका रेडियस स्मॉल r है, और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है हमने, ठीक है। तो यानी रिंग, अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ना, समझ ही रहे हो क्वार्टर ऑफ अ रिंग क्या होता है, रिंग का 1/4। तो अगर एक रिंग ऐसा होगा तो इसका 1/4 कितना होगा, इसका 1/4 बस इतना होगा, है ना, ये रेड वाला हिस्सा। तो समझ जाओ कि अपने को इसी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहां से ना एक डॉटेड लाइन खींचो, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल 90। तो अगर ये एंगल 90 तो हाफ एंगल कितना, 45, और ये भी 45 डिग्री। मान लो कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है, मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो है RC, ठीक है। मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं इस डॉट पे है और डॉट से ओरिजिन का डिस्टेंस है RC, ठीक है। हमें पता है, हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिंग क्या होता है, या सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर आर्क क्या होता है, रिंग का ही तो हिस्सा है ना सर्कुलर आर्क, r sin थीटा अपॉन थीटा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क क्या हो जाएगा इसमें, r sin थीटा अपॉन थीटा। ये तो समझ आ रहा है लगाया। अब थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा यहाँ पर π/4 यानी 45 डिग्री है, तो थीटा अपने को रेडियन में लेना है π/4। तो ये क्या हो जाएगा, r sin π/4 डिवाइड बाई π/4। सर π/4 क्यों है, बता चुका हूँ यहाँ पर। एंगल कौन सा लेना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल लेना है, आधा वाला, आधा वाला एंगल कितना है, टोटल 90, तो आधा एंगल 45, r sin π/4। अब इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 4r/√2π, वैल्यूज डाल के देख लेना। तो ये तो अपने को आ गया RC, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालनी है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो बच्चे ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आया, ठीक है, ये RC है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो अगर हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, RC cos 45, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, RC sin 45। तो निकाल लो ना यार, एक्स कोऑर्डिनेट इज RC cos 45 डिग्रीज, वाई तो ये क्या हो जाएगा, RC कितना आया, RC अपना आया था 4r/√2π, तो 4r अपॉन √2π इंटू 1/√2, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 2r/पाई। ये आ गया अपना एक्स कोऑर्डिनेट सीएम का, और वाई कोऑर्डिनेट सीएम का कितना आ जाएगा, RC sin 45। बात तो सेम ही है दोस्त, तो ये भी 2r/पाई ही आएगा। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकल गया इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जर्व इट। सबसे पहले समझा कि शेप कौन सा है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। रिंग का एक हिस्सा है, रिंग का एक क्वार्टर है, सर्कुलर आर्क वाला शेप लगाएंगे। ठीक है, अब उसका क्या होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, R sin θ/θ। थीटा क्या है, सेंट्रल एक्सिस के हाफ एंगल है ना, सेंट्रल एक्सिस से जो पार होता हुआ एंगल है। ठीक है, उसका हाफ, तो 90 डिग्री का हाफ यानी 45 डिग्री। तो थीटा हो गया 45 यानी पाई/4, रेडियन में ले लिया, उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, आरसी निकाल लिया, यानी पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब पोजीशन वेक्टर और पोजीशन दोनों में तो डिफरेंस है, तो पोजीशन वेक्टर से पोजीशन निकालना आसान है, वेक्टर रिजोल्यूशन। सिंपल शिट, इजंट इट बच्चों, सिंपल शिट। कूल है, कूल है, जल्दी बताओ, कूल है। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, क्या बोलूंगा मैं, आप लोगों ने बोलने लायक कुछ हो रहा है क्या मुझे। सब्सक्राइब तो करते नहीं हो चैनल को, मैं बस मेहनत पे मेहनत किया जा रहा हूँ, वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रही है, दोस्तों को तुम वीडियो शेयर कर नहीं रहे हो बेशर्मो। सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है, 2 और मोर देन 2 कंटिन्यूअस मास सिस्टम का, या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, क्या निकालना है हमें, बताता हूँ। अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, दो या दो से ज्यादा कंटिन्यूअस मास अगर एक साथ जुड़ जाए, दो या दो से ज्यादा कंटिन्यूअस मास अगर एक साथ जुड़ जाए, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि इस तरीके का सिस्टम है, कोन तो खाया है ना, कॉर्नेटो वाला आइसक्रीम, कॉर्नेटो वाला आइसक्रीम बनाने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये सेमी सर्कल आपका आइसक्रीम हो गया, और ये कोन हो गया। ठीक है, अलग अलग कलर से कर देता हूँ कि विजुअलाइज हो जाए। ये हो गया, और ये अपना कोन हो गया। तो आप देख रहे हो दो कंटिन्यूअस मास है, एक क्या है सॉलिड कोन, दूसरा क्या है सॉलिड हेमिस्फेयर, राइट। एक क्या है सॉलिड कोन, और दूसरा क्या है हॉलो हेमिस्फेयर, सॉरी नॉट सॉलिड हेमिस्फेयर, या सॉलिड हेमिस्फेयर ही लेते हैं ना। इसको सॉलिड हेमिस्फेयर बोलेंगे। एक है सॉलिड हेमिस्फेयर, और दूसरा ये क्या है सॉलिड कोन, यानी दो कंटिन्यूअस मास का कॉम्बिनेशन है ना ये। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे ये जानना है हमें। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हमें ये जानना है, यानी जो हम लोग कुल्फी या फिर जो कॉर्नेटो आइसक्रीम खाते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं। अब भी कहोगे सर क्या क्या चीजों का सेंटर ऑफ मास निकलवा रहे हो हमसे आप। ठीक है, अब मान लो कि ये 4 kg का है, ये जो सॉलिड हेमिस्फेयर है ये 4 kg का है, और ये जो सॉलिड कोन है ये 10 kg का है, मान लो। ठीक है, और सेंटर से इसकी जो हाइट है ये भी 8 मीटर, और इसकी हाइट भी 8 मीटर्स। ठीक है, मान लेते हैं, ये सब हमने मान लिया है। हमने क्या करा, मान लिया। अब देखो स्टेप वन क्या होता है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करूंगा। ठीक है, स्टेप वन क्या बोलता है ना, फर्स्ट स्टेप बोलता है कि इन दोनों को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो, इस सॉलिड हेमिस्फेयर और इस सॉलिड कोन को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो। पॉइंट मास में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट मास में कन्वर्ट, तो इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करने के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कन्वर्ट सॉलिड हेमिस्फेयर। और ये हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पर मैं सॉलिड हेमिस्फेयर लिख रहा हूँ, तो अगर सॉलिड यू नो कोन आ जाए या स्फीयर आ जाए तो घबराना मत, उसमें भी सेम प्रोसेस करना अपना ही। ठीक है, कन्वर्ट सॉलिड हेमिस्फेयर एंड सॉलिड कोन इनटू पॉइंट मासेस, इनटू पॉइंट मासेस, यानी ये अपना एक्सेस। ठीक है, ये अपना मान लो ओरिजिन है, 0, अब पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है,
पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। वी नो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 3r/8। करेक्ट, देख लो यहाँ पर ऊपर में, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास इज 3r/8। तो अगर हमें इन्हें पॉइंट मासेस में कन्वर्ट करना है तो इनका सेंटर ऑफ मास के पास ही तो इनका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे ना। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, RCM 3r/8। तो 3, और मान लो इसका जो रेडियस है ये r है, ठीक है। तो रेडियस 8 मीटर था, तो 3 × 8/8, 8 और 8 कैंसिल हो गया, बचा 3 मीटर। भाई हमने लिखा है ना यहाँ पे रेडियस है 8, ये रेडियस क्या है 8 है ना, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो 3 मीटर पर यहाँ पर कहीं पर 0,3 पर, यानी यहाँ से डिस्टेंस 3 मीटर पर ये सॉलिड हेमिस्फीयर होगा अपना 4 kg का। अब सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होता है h/4। हाइट कितनी है 8, 8/4 2, तो यानी यहाँ से 2, 0,2 पे, 0,-2 पे, ठीक है, यानी 2 मीटर पर 10 kg का मास होगा। तो कैसे हमने पॉइंट मास में कन्वर्ट किया ये समझ आया। इसको थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ वरना आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी यार। रेड से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, 0,-2, ये है 2 मीटर और ये कितना है 10 kg का, यानी सॉलिड कोन को हमने पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, सबसे पहले दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाला, सेंटर ऑफ मास पे ही उनको हम कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे। याद करो पहले क्लास में क्या बोला था मैंने, पहले क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको हमें पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है, यही हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को। तो वही तो किया है ना हमने यहाँ पे, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास निकाला और उसी को वहीं पर उसको पॉइंट मान लिया कि वहीं पर उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। दोनों के सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले, फॉर्मूला इज द गिवन, फॉर्मूला इज द गिवन, व्हाट है इंग्लिश, फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है, फॉर्मूला मैंने दे रखा, निकल गया। अब जब ये दोनों चीजें निकल गई तो अब हमें क्या करना है, क्या हमें पड़ोसी की मदद लेनी पड़ेगी अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, नहीं ना। m1x1 प्लस m2x2 कैसे निकलेगा, xcm m1 इंटू x1 m2 इंटू x2, m1 प्लस m2 लगा दो। m1x1 क्या होगा, मास दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, उसी तरह से ycm भी निकल जाएगा। कैसे, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो अब अपने को समझ आया कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से निकालते हैं। सर स्टेप 1 क्या, यही तो एक स्टेप ही है, ओनली स्टेप, बस आपको ये याद रखना है कि दो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन या तीन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हमें क्या करना है, पॉइंट मासेस में कन्वर्ट कर देना है, पॉइंट मासेस में कन्वर्ट कर देना है। ऑब्जर्व दिस लाइन फॉर अ मिनट और टू, वीडियो पॉज करो, ऑब्जर्व करो, लेट इट सिंक इन, लेट इट सिंक इन। ओके, हो गया। अब मान लो मैं बोलूं, अब मान लो मैं बोलूं कि मैं मास नहीं दूंगा, ठीक है, मैं दो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में जो दो मास कंटिन्यूअस सिस्टम है, जैसे मान लो ये अपना वही कोन बना रहा हूँ वापस से, ये सॉलिड कोन और ये ऊपर में हेमिस्फीयर। अब मैं ये ना बोलूं कि इन दोनों का मास कितना है, आई हैव नॉट डिफाइंड मास, आई हैव नॉट डिफाइंड मास, किसका किसका मास नहीं बताया, इस सॉलिड हेमिस्फीयर का मास भी नहीं बताया और इस सॉलिड कोन का मास भी नहीं बताया। तो इफ मास इज नॉट गिवन, if mass of a continuous system is not given, and in place of that if it is written, if they mention यूनिफॉर्म मटेरियल, कहीं कहीं पर मास नहीं गिवन होगा बट वहां पर एक टर्म वो लोग लिखते हैं, उस टर्म को कहते हैं वो लोग यूनिफॉर्म मटेरियल। अगर बोल देंगे कि ये जो सॉलिड कोन और सॉलिड हेमिस्फेयर है ये यूनिफॉर्म मटेरियल का बना है, मास नहीं देंगे क्वेश्चन में, बस लिख देंगे कि यूनिफॉर्म मटेरियल का बना है, तो आपको यहाँ से मास निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ से मास निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो मास निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मान लो वायर है या फिर कोई भी रॉड है या वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है,
तो इसका मास निकालने के लिए लैम्डा एल कर देना। सेकंड, अगर कोई टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे क्या, डिस्क, शीट, यू नो, हॉलो कोन, इस तरीके का, तो इसके लिए m इज इक्वल टू सिग्मा ए कर देना। और थर्ड, अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि सॉलिड कोन, सॉलिड स्फीयर, क्यूब आ गया, सॉलिड क्यूब एंड ऑल, तो उसके लिए मास को रो इंटू वी कर देना। अब इसका कैसे एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए, तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, लिखा लिखा होगा कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और एक सॉलिड कोन है, यूनिफॉर्म मटेरियल है दोनों, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास बताइए, बस इतना ही दिया होगा। क्या करोगे, मास तो गिवन ही नहीं है। तो उस केस में हम लोग, क्योंकि सॉलिड स्फीयर और सॉलिड कोन की बात हो रही है, तो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी m इज इक्वल टू रो वी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूँ। सॉलिड स्फीयर बनाते हैं पहले तो, या सॉलिड हेमिस्फीयर, वही है सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड स्फीयर पे चढ़ मत जाना कि सर आपने बोला सॉलिड स्फीयर बना दिया हेमिस्फीयर, क्या हमें आप पागल समझते हो सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पागल हो ही नहीं सकते। आपको अगर पागल बोलूंगा तो पागलों की बेइज्जती हो जाएगी, है ना। ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मुझे मास बताना है तो मास कैसे निकालेंगे? मान लो इसका मास है m1, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए m इज इक्वल टू रो इंटू वी, तो रो को तो जस का तस लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, लिख दो ना, यही तो है वॉल्यूम, ठीक है, यही तो है वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। तो रो इंटू वी आ गया। अब अगर मान लो एक कोन है, सॉलिड कोन है, इन दोनों का ही तो कॉम्बिनेशन था ना, ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, हाइट मान लो 2r है, ठीक है, और ये रेडियस r है। तो m2, इसका मास क्या हो जाएगा, रो इंटू, क्या होता है सॉलिड कोन का वॉल्यूम, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 2r। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो एच इज 2r, ठीक है। ये आ गया m1 और ये आ गया m2, ठीक है। अब अगर m1 m2 आ गया, अगर इन दोनों को हम लोग XCM के फॉर्मूले में जब डालेंगे ना, इस तरीके से m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो आप देखोगे कि जो रो वाला टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, रो टर्म विल कैंसिल आउट, और आपके पास जो बचेगा उससे आप आराम से XCM और सिमिलरली YCM भी निकाल पाओगे। इज इट क्लियर बच्चों? अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, घबराओ मत, रोने मत लग जाना कि सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, आपने तो ये सर पढ़ाया ही नहीं, आपने तो समझाया ही नहीं कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं सर। अभी करवाएंगे, पहले इतना समझ गए, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया जी। इतना ही समझ गए तो भी बहुत बहुत बड़ी बात हो गई आपके लिए। तो आपके दिमाग के लिए, छोटा सा दिमाग है आपका, भगवान ने आप लोगों को छोटा सा दिमाग दिया है, अब उस छोटे से दिमाग का इतना उपयोग कर लिया है तुम लोगों ने आज, मुझे तो शक लग रहा है ब्लास्ट ना कर जाए दिमाग, है ना। जोक सपाट बच्चों, आई नो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, आई नो दैट, ठीक है, घबराने की बात अपने को नहीं है, आपको आपने घबराना नहीं है बच्चों, है ना, आपने घबराना नहीं है। ट्रिकी ट्रिकी टॉपिक है, बट तेजस्वी सर पढ़ा रहे तो घबराना ये नहीं। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2, घटिया हैंड राइटिंग के साथ फिर से मैंने लिख दिया कुछ 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 कुछ। क्वेश्चन नंबर द्वितीय, देखो, बोला ये जा रहा है कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ठीक है, और उसके नीचे एक कोन है, ठीक है। एक आदमी है जिसने कंस्ट्रक्ट किया है एक खिलौना, जिसमें कि ऊपर में स्फीयर है और नीचे में कोन है, नीचे में कोन है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो सॉलिड स्फीयर लेंगे, और कुछ नहीं दिया है तो सॉलिड कोन लेंगे, बच्चों याद रखना इस चीज को। अगर मटेरियल के बारे में नहीं दिया है कि हॉलो है, अनलेस इट इज रिटेन दैट इट इज हॉलो,
वी विल अज्यूम इट इज सॉलिड। ये रूल है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये एक सॉलिड कोन है। अब समझो इसकी जो हाइट है ये है 4 4 कैपिटल R और ये है 2 कैपिटल R। ठीक है, ये अपनी आ गई सेंट्रल एक्सिस। अब जो रेडियस है, रेडियस अगर मान लो है 2R, रेडियस कितना मान लिया हमने, 2R। ठीक है, और जहां पर सेंट्रल पॉइंट है कोन का, यानी ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या मान लेंगे, 0,0 अपना ओरिजिन। क्लियर है यहाँ तक? आपको बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताओ पूरे सिस्टम का, XCOM बताना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ये पूछ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इनके पॉइंट मासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन दोनों को इनके पॉइंट मासेस में। तो चलो ना डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज समझो, एक चीज समझो कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं मास और अगर मैं यहाँ पर लिखूं कोऑर्डिनेट ऑफ COM। ठीक है, और मैंने ये बना दिया टेबल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया, कोन है और यहाँ पर सॉलिड स्फीयर। ओके, अब देखो कोन का मास कैसे निकालेंगे, रो इंटू, रो इंटू वॉट, रो इंटू उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H। आर कितना है, 2R, तो 2R का होल स्क्वायर और H कितना है, 4R। तो पाई 1/3 2R का होल स्क्वायर इंटू 4R। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ कोन मैं लिख देता हूँ गवारों, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। ठीक है, हाँ। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16/3 रो पाई R स्क्वायर, 16/3 रो पाई R स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास एक सॉलिड कोन का कहाँ पर होता है, एक सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहाँ पर से देखते हैं ना, एक कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये क्या होता है RCM, सेंटर ऑफ मास क्या होगा कोन का, H/4। H कितना है, 4R, 4R/4 यानी R पे होगा। ठीक है, तो कहीं यहाँ पर R होगा पॉइंट जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसका 0, R हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का क्या होगा, मास रो इंटू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई R क्यूब। और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, भूल गया बताना, सॉरी, मुझे माफ करना। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वो ये गिवन है कि जो डेंसिटी है मटेरियल की स्फीयर की, वो 12 टाइम्स है कोन के, यानी जो रो है स्फीयर का, इट इज इक्वल टू 12 टाइम्स रो ऑफ कोन। ठीक है, तो अगर ये कोन का डेंसिटी रो है तो ये हो जाएगा 12 रो। ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मुझसे मत पूछना क्यों लिया 12, तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, कृपया कर मुझसे मत पूछिएगा सर कैसे ले लिया सर, सर कैसे ले लिया, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 12 रो 4/3 पाई R क्यूब, ये हो जाएगा 12 रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जल्दी बताओ, उसका हाफ, ये 2R रेडियस है तो यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, यानी ये R डिस्टेंस और नीचे से ओरिजिन से 4R, तो 4R+R 5R, तो 0,5R। तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। अब एक चीज ध्यान से देखो, कोन का जो मास है वो 16/3 रो पाई R स्क्वायर है, और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 48/3 रो पाई R स्क्वायर। ठीक है, सॉरी रो पाई R क्यूब, पाई R क्यूब। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि कोन का जो मास है वो और स्फीयर का जो मास है
वो उसके बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? इस कोन का जो मास है वो इक्वल टू है 3 टाइम्स स्फीयर का मास। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर कोन का मास m है तो स्फीयर का मास 3m है। देख सकते हो, अगर कोन का मास 16/3 रो पाई आर क्यूब है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्फीयर का मास मिल जाएगा। तो m और 3m है। तो अब ले लो ना दोनों का रिलेशन m और 3m, और xcm निकाल दो। xcm क्या हो जाएगा? m1 m इंटू x1 इज हाउ मच? 0। ठीक है, तो xcm क्यों निकालेंगे? ycm निकालेंगे। xcm तो दोनों का 0 ही आएगा। m1 x1 m इंटू दिस इज हाउ मच? r प्लस m2 x2। m2 x2 इज हाउ मच? m2 इज हाउ मच? 3m इंटू 4r। 4r या 5r? 5r डिवाइड बाई m प्लस 3m। तो क्या हो जाएगा? mr प्लस 15mr। mr प्लस 15mr बाई 4m। सॉल्व करके निकाल लेना, दैट विल बी योर ycm। दैट विल बी योर ycm। समझ लो। तो इस तरीके से अगर टेबल बना लो मास और कोऑर्डिनेट का, और पहले दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का हमने मास निकाल लिया और उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूले से, गिवन स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, तो हमारे लिए क्वेश्चन तो लुलु पुचू हो गया। और क्वेश्चन में देखो आप ये भी कर सकते हो कि आप ये मत मानो कि m और 3m है, आप डायरेक्टली ये जो मैंने वैल्यू निकाली ना 16/3 और ये 48/3 रो पाई आर क्यूब, आप इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो m और 3m की जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए कि अगर दोनों में रिलेशन मिल ही जाता है तो बेटर है। अगर दोनों में रिलेशन मिल ही जाता है तो बेटर है, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना? ओके, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोशिश करेंगे इसको ऑब्जर्व करने की, कोशिश करेंगे इसको ऑब्जर्व करने की। अब मान लो कि इस तरीके का क्वेश्चन है कि 3 रॉड दिए हुए सेम मास के। मान लो इस तरीके से, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, 3 रॉड दिए हुए हैं। एक रॉड ऐसा है, ये, एक ये, और एक ये, दूजा ये, तीसरा ये। घटिया हैंड राइटिंग का प्रदर्शन एक बार और कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। अभी बढ़िया लाइन खींच के दिखाता हूँ, फिर तुम लोग बोलोगे ये देखो। बच्चों, मजाक। ठीक है, अब देखो 3 रॉड है, तीनों का मास सेम है। ठीक है, द गिवन क्वेश्चन इज 3 रॉड्स ऑफ सेम मास। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन आर शोन इन द फिगर, इस तरीके से। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट भी गिवन है, ये है 0,0, ये है 0,0, ये है a,0, और ये है 0,a। ठीक है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताइए। सेंटर ऑफ मास का क्या बताइए? कार्डिनेट, कार्डिनेट। ठीक है, मान लो एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास ये m, ये भी m, ये भी m। भाई गिवन है क्वेश्चन में, तीनों का मास सेम है, देख लो। चलिए m m m। ठीक है, पहला वाला मास, इसको मान लो मास नंबर 1, इसको मास नंबर 2, इसको मास नंबर 3। पहले वाले मास के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट? व्हाट विल बी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट? जल्दी बताओ। ये ए है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? a/2 पे। ठीक है, ये पूरा लेंथ ए है मेरे भाई, तो ये आधा लेंथ क्या हो जाएगा? a/2 ही होगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा पहले का? a/2, 0। सेकेंड वाला भी m मास, ये वाला, ये भी a/2, 0। ये 0, a/2 हो जाएगा ना। सेंटर ऑफ मास इसका वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तीसरा वाला m। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस a है, ये पूरा डिस्टेंस a है, तो अगेन ये जो सेंटर ऑफ मास होगा ये क्या हो जाएगा? a/2, a/2, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पे लाई कर रहा है ये, तो a/2, a/2 निकल गया ना। मास पता है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है, निकल जाएगा एक्सीएम वाईसीएम। कैसे निकलेगा? मैं बोल तो दिया सर, निकल जाएगा कैसे? m1 x1 a/2, m2 x2, m3 x3 डिवाइड बाई 3m।
ये आ जाएगा a/3 के बराबर। सिमिलरली YCM भी निकाल लेना, वो भी a/3 ही आएगा। ठीक है, तो a/3 कहीं पे लाई करेगा इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। a/3 कहीं पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, कूल है जी, कूल है, कूल है। ओके, चलो एक होमवर्क दे दे, एक होमवर्क क्वेश्चन दे दे आज आपको। कैसा लगेगा अगर मैं आपको होमवर्क दूंगा तो? नहीं अच्छा लगेगा सर। होमवर्क क्वेश्चन ये बोलता है कि दी पोजीशन वेक्टर, अब ध्यान से सुनना बच्चा ज्ञान, ठीक है, ऑफ COM यानी बेसिकली RCOM, ठीक है, ऑफ एन एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, यूनिफॉर्म बार ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर शोन। फिगर में, फिगर ऐसा है बाबू, ये एक्स एक्सिस, ये है बाई एक्सिस। तो देखा, पूछी देखा, देखा इसे देखा, ई ऐसे बा, फिर ई ऐसे बा, और फिर ई ऐसे बा। ठीक है, ये लास्ट वाले को थोड़ा ये कर दो ना यार। ऐसा है, ठीक है। अब देखो ये ऐसा रॉड है, इस तरीके का रॉड है, ठीक है। एक ही रॉड है बट इसके तीन हिस्से में अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये 2L है, ठीक है, दिस लेंथ इज 2L, दिस लेंथ इज L, एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो L। आपसे सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है, ठीक है, कि RCM क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, RCM क्या होगा। ये अपना ओरिजिन है 0,0, ठीक है, और ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं बोलूंगा तीनों को अलग अलग सिस्टम ले लेना, और तीनों का अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालना, और उसके बाद क्या करना, मास और सेंटर ऑफ मास का टेबल बनाना, और टेबल बनाकर सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है। कब पूछा गया ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे सॉल्व करने से पहले। बट ये PYQ है जेई मेंस का, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, घबराना मत, अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो जिन गधों से नहीं बनेगा वो उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे पता है आप लोग महान लोग हो ना, थोड़ा तकलीफ होती है आपको क्वेश्चंस बनाने में, होमवर्क करने में, बट ट्राई करना, काम आएगा। ओके, तो यस, इसको पॉज करके नोट कर लो। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट इट। अब आपको मेरी शक्ल दिखेगी, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी से अपने जेई एस्पिरेंट दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करो, और उनको परफेक्ट बनाओ सेंटर ऑफ मास में, क्योंकि जो तेजस्वी सर से नहीं पढ़ा वो क्या ही पढ़ा, है ना।